आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था नाउन। अगर हम नाउन की बात कर रहे थे तो नाउन में काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख चुके थे, लगभग तीसरी या चौथी वीडियो है ये। ठीक है, चलो एक बार को देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहले नाउन द केसेस की बात करेंगे कि आखिर ये नाउन द केसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउन द केसेस की अगर हम बात कर लें तो ऐसे कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य के अन्य शब्दों से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ समझने वाली बात यह है कि नाउन द केसेस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, यानी कि तीन तरीके के केसेस में डिवाइड किया गया। वैसे तो चार होते हैं, हम आपको आगे चल करके डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला होता है सब्जेक्टिव केस। नाउन द केसेस में आप क्या बात करोगे? सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 पे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या होगा? हमारा पजेसिव केस। अच्छा, नंबर 4 की भी बात कर दें तो 4th वाला क्या होगा? हमारा वोकेटिव केस होगा। क्या बात कर लेंगे हम? वोकेटिव केस की बात कर लेंगे। इतनी चीज हमको क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा, नॉमिनेटिव केस को, ये जो सब्जेक्टिव केस है इसी को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम? नॉमिनेटिव केस। तो चाहे तो आपका मन करे नॉमिनेटिव केस बोलिएगा, चाहे आपका मन करे सब्जेक्टिव केस बोलिएगा। इसी तरीके से नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 पर क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस होता है वो दो तरीके का होता है। यहाँ पर हम दो तरीके से, एक तो आपका डेटिव केस हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेटिव क्या होता है वो भी हम आगे चल करके आपको बताएंगे। और दूसरा होता है एक्यूजेटिव केस, यानी कि ये एक्यूजेटिव केस क्या होता है? ठीक है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस होगा। और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब जो होता है वो हमारा डेटिव केस होता है। इसी को चाहो तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव केस रख लीजिएगा। अच्छा, जो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अच्छा, ये पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप पजेसिव केस कह लो। अगर कोई आपके सामने जेनेटिव केस की बात करता है तो आप इसे जेनेटिव केस भी कह सकते हो। वोकेटिव केस क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी को नाम लेकर के पुकारो, मैंने कहा राहुल इधर आ जाओ, तो जो राहुल वर्ड हमने यूज किया है वो क्या है? हमारा संबोधन है। इसी को हम क्या कहेंगे? वोकेटिव केस कहेंगे। राम यू आर द बेस्ट। तो इस तरीके का जो हम शब्द यूज करते हैं राम, तो वो भी यहाँ पर क्या है? वोकेटिव केस है। इतनी बात समझ में आ गई मैंने क्या क्या बताया? नाउन द केसेस में आपको क्या क्या याद रखना है? तो कुछ सिंपल चीज़ें आपको ध्यान बनाए रखना है। जब भी केस की बात आए तो तीन तरीके के केस ध्यान बनाए रखना है। कौन कौन सा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को ही हम चाहे तो डेटिव केस कह लो, चाहे एक्यूजेटिव केस कह लो। ठीक है, ये दोनों ही होते हैं। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? पजेसिव केस। पजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस कहते हैं। क्या कहेंगे? जेनेटिव केस और वोकेटिव केस। ठीक है, फिलहाल आपका जो एग्जाम लेवल रहेगा वो तीन ही ध्यान बनाए रखना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। इसके बाद देखो, जो चीज़ें हमने अभी ओरली बताई वही हमने आपको यहाँ पर नोट्स बना करके लिख दिए हैं। चाहो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है भैया? नॉमिनेटिव केस है। अब ये नॉमिनेटिव केस होता क्या है समझिए। जब किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है। यानी कि वर्ब का सब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा? आपका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा यहां पर देख लो अपने आप। हमने कहा इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो आप कहोगे ये सर क्या है हमारा? ये क्या है? हमारा वर्ब है, और वर्ब से पहले ये क्या लगा है? सब्जेक्ट, तो यही हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। चलो आगे और समझो इसको सरल तरीके से थोड़ा। समझो जरा भाई क्या है। ठीक है, मैंने क्या बताया? ये तीन ध्यान बनाए रखना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव केस क्या है। यहां पर हमने कहा हमने सिर्फ सब्जेक्ट को पहचानना है। तो एक ये आपका मान लीजिए मैंने यहां पे सूत्र लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जो ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो भी रखा होगा
वही हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा, और वर्ब के बाद दोस्तों जो भी रखा होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इतना क्लियर हो गया? क्या समझाया? वर्ब से पहले जो भी रखा होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब के बाद जो भी रखा होगा मेरे दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी दो तरीके का होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हम आगे ये भी बताएंगे। फिर देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या इसे हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, चाहो तो आप एक्यूजेटिव केस कह लो या इसी को आप एक और नाम दे सकते हो, डेटिव केस। क्या नाम दे सकते हो भैया? डेटिव केस। ठीक है, तो ये तीन तीन नाम हमने आपको बता दिए, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट, चाहे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, किसी भी रूप में रखा हुआ हो तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। देखो, जब भी प्रेपोजिशनल ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तब आप उसको नाम दोगे, करेक्टली जो नाम दोगे वो एक्यूजेटिव केस नाम दोगे। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि वो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप उसको क्या नाम दोगे? डेटिव केस नाम दोगे। ठीक है, ये माइनर सी बात थी, हमने बता दी, शायद आपको पहले से भी पता हो, और नहीं पता है तो यहाँ पर ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, जब भी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा हो तो आप उसको डेटिव केस बोल सकते हो। ठीक है, जब भी वर्ब के बाद सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना रखा हो बल्कि प्रेपोजिशनल ऑफ द ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्यूजेटिव केस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर होगी? चलो थोड़ा सा समझो, यहां पर ये कामा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, समझो इसे। प्रिया ड्रैंक द चॉकलेट शेक, ये पूरा है। प्रिया ने ड्रैंक पिया द चॉकलेट शेक पिया। एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने कहा कि रंजीत सिंह इज a teacher, is teacher। ठीक है, हमने ये एक सेंटेंस लिख दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये वर्ब है और वर्ब से पहले ये रंजीत सिंह रखा हुआ है तो ये आपका सब्जेक्टिव केस में हो सकता है। बिल्कुल सब्जेक्टिव केस कहोगे, लेकिन आप इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे। ये क्या है? अब कॉम्प्लीमेंट है। देखो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही इंसान हो, मैंने क्या बताया? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही इंसान हो, एक ही चीज है, रंजीत ही टीचर है, टीचर ही रंजीत है, तो भाई यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये क्या है? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा ये प्रिया सब्जेक्ट है और दी चॉकलेट शेक ये क्या है? ये अब कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग चीजें, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। बात इतनी समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस और ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखो, यहां पर आप देखिएगा, माई फादर गेव मी हिज कार। ठीक है, मेरे पिता ने मुझे उसकी कार दी। तो माई फादर यहां पर पहले तो वर्ब ले लो, ये हमने वर्ब ले ली। ठीक है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर लगी है, लेकिन वर्ब से पहले जो रखा होगा वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा। और वर्ब के बाद जो रखा है तो इसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। यहां पर ये जो मी है वो हमारा सजीव कर्म है और हिज कार है ये हमारा निर्जीव कर्म है। ठीक है, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। तो ये जो इसे आप ऑब्जेक्टिव केस कहिए। ऑब्जेक्टिव केस में आप एक और अच्छा शब्द यूज कर सकते हो, डेटिव केस। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो? डेटिव केस भी बोल सकते हो। या एक्यूजेटिव केस क्या होता है? प्रेपोजिशनल जब ऑब्जेक्ट होता है तब आप इसको एक्यूजेटिव केस भी बोल सकते हो। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और एग्जांपल है, सिंपल सा है, द कैट जंप्ड ओवर द टेबल। यही बात मैं समझाने जा रहा था, चलो अब यहां पर समझाई देते हैं पूरा। 1 मिनट लगेगा बस साथियों, समझ लो। यहां पर देखिएगा ये हमारी वर्ब है, यहां पर ये हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद ये
एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट, ये एक सजीव है एक निर्जीव है, ये वाला सजीव है ये हमारा निर्जीव है। इसी तरीके से यहां पर देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद ये हमारी वर्ब है, ये हमारा प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं समझाना, ये देखो यहां पर कहीं पर भी वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं पर भी बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है। तो मैं एक बहुत माइनर सा डिफरेंस आज आपको बता देता हूं, शायद आपको क्लियर नहीं होगा, और क्लियर भी होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा कि वर्ब के बाद जब सीधे ऑब्जेक्ट हो तो आप इसको डेटिव केस बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? डेटिव केस, ठीक है। और अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो आप इसको बोलोगे एक्यूजेटिव केस। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई भैया? ठीक है। और अगर इन दोनों को एक साथ बोलना है तो इन्हें आप ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारे दो तरीके के होंगे, ऑब्जेक्टिव केस हमारे दो तरीके के होंगे, एक डेटिव केस होगा, दूसरा एक्यूजेटिव केस होगा। बात क्लियर हो रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो तीसरा पॉइंट क्या है? पजेसिव केस। पजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस कहते हैं। क्या कहेंगे? जेनेटिव केस। एक पजेसिव केस, दूसरा नाम इसका क्या है? जेनेटिव केस। तो जो पजेसिव केस होता है, या आप इसको दूसरी भाषा में जेनेटिव केस कह सकते हो, ये क्या होता है? जब किसी नाउन या प्रोनाउन, समझिएगा, के साथ संबंध यानी कि रिलेशनशिप, अधिकार यानी कि ऑनरशिप को शो करता है, तब वह नाउन पजेसिव केस कहलाता है। अच्छा, पजेसिव शब्द ही पजेशन से बना है और पजेशन का मतलब ही होता है अधिकार। जब आप अधिकार की कहीं पर बात करोगे, जैसे मैंने कहा ये मार्कर मेरा है तो इस पर मेरा पजेशन है, इस पर मेरा अधिकार है। तो जब आप कहीं पर भी अधिकार की बात करोगे, यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर पजेशन हो, अधिकार हो, राइट हो, ठीक है, ऑनरशिप हो, रिलेशनशिप शो करना हो, तो हम पजेसिव केस का उपयोग करके हम दो नाउन्स के बीच का रिलेशनशिप बताएंगे। कैसे? चलो यही बात आपको डिस्कस करना है। किस तरीके से करोगे? पजेसिव केस या जेनेटिव केस, ये तीन तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। बोले सर ये तीन तरीके कौन कौन से हैं? समझो वो तीन तरीके हमारे कौन कौन से हैं। देखो, एक तो आप पजेशन कैसे बता सकते हो? बोले सर अपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके, यानी कि इस तरीके से आप पजेशन बना सकते हो। दूसरा सर कैसे बना सकते हो? खाली अपॉस्ट्रॉफी लगा करके, ठीक है। तीसरा कैसे पजेशन बना सकते हो? बोले सर तीसरा ऑफ लगा करके। और कुछ पहले से ही पजेसिव केस में बने हुए होते हैं, उनमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करना होती है। चलो समझो। बोले सर अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कब करेंगे, खाली अपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग कब करेंगे, और ऑफ के प्रयोग के द्वारा हम पजेशन कब स्थापित करेंगे। इसी का डिफरेंस अगले 2 मिनट में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझिएगा अपॉस्ट्रॉफी यस। जैसे यहां पर ये सेंटेंस है हमारे पास, आई लव टू ईट माई सिस्टर्स मैगी। तो यहां पर माई सिस्टर्स मैगी, एक नाउन हमारा ये है, एक नाउन हमारा ये है। इन दोनों नाउन के बीच में पजेशन स्थापित करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? अपॉस्ट्रॉफी साइन का। अब खाली अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे प्लूरल वर्ड, मैंने क्या बताया? ऐसे प्लूरल वर्ड जो जिनका समापन यस या ईएस पर हो, ऐसे प्लूरल नाउन जिनका समापन यस या ईएस पे हो, तो हम उसमें खाली इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी साइन लगा करके पजेसिव केस बना देंगे। जैसे गर्ल्स हॉस्टल लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बॉयज हॉस्टल लिखना है तो हम, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लिखें, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और ज्यादातर जगह पर आपने लिखा हुआ भी भैया यही देखा होगा, आप देखेगा बॉयज हॉस्टल, जबकि ये सही नहीं है। इसमें क्या एरर है कि बॉयज को हम खाली जैसे यस पे तो ये खत्म होता है, तो खाली अपॉस्ट्रॉफी लगा दो बस, समझ गए? खाली अपॉस्ट्रॉफी। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पे लिखा हुआ भी है गर्ल्स हॉस्टल। अब ये जो गर्ल्स हॉस्टल की बात कर ली है, तो देखिएगा ये पहले से ही प्लूरल है,
गर्ल्स। अब इसमें खाली अपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, जब भी हमें किसी निर्जीव के साथ पोजीशन स्थापित करना होता है। मैंने क्या बताया, मोटा मोटा ध्यान रखो, जब भी हमें सजीव के साथ पोजीशन स्थापित करना है तो अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ खाली अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव के साथ ऑफ लगा करके पोजीशन स्थापित करेंगे। जैसे दी रूफ, दी रूफ हमारा निर्जीव है, रूफ का मतलब होता है छत, ऑफ दी हाउस इस घर की। तो देखो ए भी नाउन निर्जीव है, ए भी नाउन निर्जीव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और निर्जीव का पोजीशन हम अब ऐसे नहीं करेंगे दी हाउस रूफ, तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे, यानी कि दी हाउस रूफ, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये निर्जीव है, और निर्जीव के साथ पोजीशन कैसे बनाते हैं, ऑफ लगा करके। तो द रूफ ऑफ द हाउस, इस तरीके से। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई यहां पर। ठीक है, तो द रूफ ऑफ द हाउस इज डेकोरेटेड विद द प्लांट्स एंड फ्लावर्स, यानी कि जो घर की छत है उसको सजाया गया है किससे, प्लांट्स और फ्लावर्स से। बात समझ रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पजेसिव केस की बात कर रहे हैं। पजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, उसमें तीन तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। पहला हम अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके, दूसरा सिर्फ अपॉस्ट्रोफी साइन लगा करके, और तीसरा ऑफ के प्रयोग द्वारा। चलो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी हम और आपको इस टेबल के द्वारा बता देते हैं। चीजें समझने लायक ये हैं, मजा तो तब आता है जब आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हो। ठीक है, कैसे करके क्लियर करना है समझो जरा। देखो यहां पर इन्होंने कुछ नॉमिनेटिव केस हमने लिख रखे हैं, कुछ पजेसिव प्रोनाउन लिख रखे हैं, और कुछ पजेसिव एडजेक्टिव लिख रखे हैं। नॉमिनेटिव केस को ही हमने बताया था क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और सब्जेक्टिव केस हमारे ये वाले होते हैं, आई है, बी है, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमारे क्या है, या किसी का भी कोई नेम हो तो वो भी हमारा कहाँ आएगा, नॉमिनेटिव केस में। यानी कि वर्ब से ठीक पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दो। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखिएगा, जब वर्ब से पहले लगा है तो सब्जेक्ट, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, और दे का क्या हो जाएगा भाई, देम हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब आपको पजेसिव केस को समझना है। किसको समझना है, पजेसिव केस को समझना है। और अगर हम पजेसिव केस की बात करते हैं तो इसमें एक हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा और दूसरा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा। पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम किसी भी नाउन का प्रयोग कभी नहीं करते, ये ध्यान बनाए रखना। मैंने क्या बोला भाई, एक एक बात को समझना है आपको कि जब भी आपके पास कभी भी पजेसिव प्रोनाउन हो तो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा सिंगल यूज होते हैं, इनके बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इन सभी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन अवश्य आता है, जरूर आएगा 100%। बोलो कैसे, प्रैक्टिकल कर लो। जब भी आप कहोगे माई फादर, मेरा, मेरे पिता, माई पेन, माई हाउस, आप कुछ भी बोलो, जितना मन करे उतना बोलो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमने कहा दिस इज माई पेन, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। तो देखो ये, अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसे नीचे वाले को डिलीट करते हैं तब मजा आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज, सॉरी इसको ऐसे लिखो, दिस पेन इज माइन, इस तरीके से लिखो। अब समझो इसे, हमने कहा दिस इज माई पेन, यहां पर माई क्या है, फिर मैंने कहा अब ये भी बता दो कि यहां पर माइन क्या है, तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होगा भाई, सीधी सी बात समझिएगा। अच्छा, यहां पर भी
इसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग होगा और इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर अलग होगा। समझो कैसे। हमने कहा दिस इज माई पेन। देखो माई के बाद क्या आया, एक नाउन आया है। तो जब मैंने कहा किसी भी पजेसिव, जब भी इसके बाद एक नाउन रखा हो, जैसे माई पेन, माई शर्ट, माई माइक, माई हाउस, ठीक है, माई बुक, कुछ भी बोलो, जितना मन करे उतना बोलो, ठीक है। लेकिन आप जितना भी बोलोगे ना, इसके बाद एक नाउन जरूर रखोगे, और जब भी नाउन रखा हो तो इसे आप पजेसिव एडजेक्टिव कहोगे। क्या नाम दोगे भैया, पजेसिव एडजेक्टिव। हमने कहा दिस पेन इज माइन। अब देखो माइन के बाद कोई नाउन रखा है, यहां पर कोई नाउन नहीं रखा, तो अब आप क्या रखोगे, इसे क्या नाम दोगे, पजेसिव प्रोनाउन। बोले सर क्यों? हमने कहा देखो एडजेक्टिव की जो पोजीशन होती है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ज्यादातर मेनली पोजीशन ये होती है ए एन प्लस में एडजेक्टिव और प्लस में नाउन, इस तरीके की पोजीशन होगी। अगर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा तो वो और आगे पहुंच जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। मैं एक नॉर्मली आपको इसका सीक्वेंस बता रहा हूं। तो जो एडजेक्टिव होता है वो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन के पहले, यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा होगा तो उसके पहले ही लगा होगा। तो सेम टू सेम ये पहले लगा है, ये एडजेक्टिव। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं इनके बाद नाउन क्यों नहीं आता? भाई प्रोनाउन क्या होता है, हमने क्या बताया, प्रोनाउन वो होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं, तो ये तो भैया उनके स्थान पर आएंगे। तो इसीलिए जितने भी ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद कभी भी किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इनके बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होता है। बात इतनी समझ में आ गई। अब यहां पर मैं कहूं कि जरा अब हमें ये भी बता दो कि ये जो दिस है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और यहां पर जो दिस है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ऊपर वाले में जो दिस है वो प्रोनाउन का काम करेगा। कौन सा प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव या डेमोस्ट्रेटिव? तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा भैया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। और नीचे वाला जो दिस है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो नीचे जो दिस है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ऊपर जो दिस है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात इतनी समझ में आ गई। चलो बहुत डिटेल नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, समझते रहो। अब रूल समझो। सबसे पहला, जितनी बातें आगे रूल में हैं वो मैंने सब ओरली पहले ही समझा ली हैं। एक बार नोट्स के थ्रू कि आप अच्छे से नोट्स बना सको बैठ करके, ठीक है, जिससे कि एमटीएस एग्जाम में जब भी आप बैठे हो देने के लिए तो आपको ये सब चीज़ें याद आ जाएं। उससे थोड़ा सा एक बार समझ लो बढ़िया करके कि आखिर क्या है। पहला रूल अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला रूल है वो देखो, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, पहली चीज। और वो भी सिंगुलर नाउन कैसा हो, सजीव, यानी कि लिविंग बीइंग। किसके साथ, लिविंग बीइंग। जैसे मीताज ब्रदर, मीता का भाई, तो मीता क्या है इसमें, सजीव है। और तो सजीव के साथ हम अपॉस्ट्रोफी यस लगा करके पोजीशन बनाएंगे। मनीषाज टू सिस्टर्स आर वर्किंग इन इन्फोसिस। तो मनीषा की दो बहनें, तो देखो मनीषा क्या है, सजीव है यहां पर। उपरोक्त वाक्यों में पजेसिव ऑफ के साथ भी बनाया जा सकता है, यानी कि जो सजीव होंगे, लिविंग बीइंग होंगे। मैंने क्या बताया भाई, जितने भी हमारे लिविंग बीइंग होंगे, लिविंग बीइंग के साथ, चाहे वो हमारा लिविंग बीइंग, यानी कि यहां से मैं ऐसे लिखता हूं, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हम लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के साथ नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान बनाए रखिएगा कि जितने भी हमारे लिविंग बीइंग होते हैं उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी यस के प्रयोग द्वारा भी पोजीशन बना सकते हैं और ऑफ के प्रयोग द्वारा भी पोजीशन बना सकते हैं। किसके साथ, लिविंग बीइंग के साथ सिर्फ, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गया। तो ऊपर वाले जो हमने मनीषाज ब्रदर लिखा है, इसको हम दूसरी तरीके से दी ब्रदर ऑफ मनीषा भी लिख सकते हैं, ब्रदर ऑफ मीता भी लिख सकते हैं, टू सिस्टर ऑफ मनीषा भी लिख सकते हैं। समझ में आया, यानी कि लिविंग बीइंग को हम अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर भी पोजीशन बना सकते हैं और ऑफ लगाकर भी, लेकिन नॉन लिविंग के साथ सिर्फ ऑफ लगाकर ही पोजीशन बनाओगे। चलो आगे दूसरा रूल क्या कहता है, लिविंग बीइंग्स का पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग्स,
और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सजीव है और ये हमारा निर्जीव है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ जो पोजीशन, लिविंग थिंग्स का पोजीशन नॉन लिविंग के था साथ व्यक्त करने के लिए, अरे बहुत इजी है भाई। देखो पहला क्या होगा, ऐसे समझो, यहां पे अलग से लिख देते हैं हम, ये एक कोई सजीव होगा, पहला वाला नाउन कैसा होगा, सजीव होगा। प्लस में दूसरा, यहां पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, दूसरा वाला नाउन हमारा कैसा होगा, ये दूसरा वाला जो नाउन होगा वो निर्जीव होगा। कैसा होगा, निर्जीव होगा। और जब ये निर्जीव होगा तो बोले पहला सजीव और दूसरा जो नाउन निर्जीव हो, तो ऐसी कंडीशन में देखो पहला वाला तो सजीव ही है, तो हम अपॉस्ट्रॉफी यस के प्रयोग के द्वारा हम पोजीशन बना सकते हैं। इसमें देखो बहुत प्यारा समझ आने वाला है, कविता, और कविता एक नाउन हो गया हमारा, दूसरा नाउन भैया हमारा ये हो गया। अब पहला तो देखो कविता किसी सजीव लड़की यानी कि किसी लड़की का नाम है, तो ये तो सजीव हो गया, लेकिन वॉच का मतलब घड़ी, ये तो निर्जीव हो गया। पहला नाउन सजीव, दूसरा निर्जीव, तो हमने कहा ऐसी कंडीशन हो पहला सजीव और दूसरा निर्जीव, तो आप सजीव वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके पोजीशन बना सकते हो। तो ये रहा हमारा सजीव वाला नाउन और इसके साथ आप पोजीशन बना सकते हो। सेम यहां पर देखो इसी तरीके से अगर हम बात करें नीचे वाले में, आदित्याज स्कूल, अब जो आदित्य है ये तो सजीव है, स्कूल हमारा निर्जीव है, तो हम सजीव के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 देखो, फटाफट देख लो। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में, क्या कहा गया, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया गया हो तो अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करके केवल अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। बहुत प्यारी बात है और ध्यान में रखने वाली बात है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है इसलिए इसको ध्यान में रख लेना। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लो कोई भी ऐसा शब्द है जो जैसे डॉक्टर्स, ये पहले से ही इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं, जिसमें पहले से ही एस या ईएस लगा हुआ हो तो आप दोबारा अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की गलती नहीं करोगे। क्या करोगे, जैसे मान लो ये डॉक्टर्स लिखा है तो डॉक्टर्स को ऐसे ही लिखा रहने दो, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन लगा दो, पोजीशन हो गया। पहली चीज थोड़ा मोटा कर लें, चलो पोजीशन हो गया। ऐसे ही यहां पर देखो गर्ल्स हॉस्टल, देखो ये जो शब्द है ना गर्ल्स हॉस्टल, यहां से देखिएगा मैं समझा रहा हूं, ये गर्ल्स वर्ड है, ये शब्द है एक, और हॉस्टल शब्द अलग है, ठीक है, हॉस्टल वर्ड अलग है। तो गर्ल्स हॉस्टल ये वाला शब्द देखो एस या ईएस पर समाप्त हो रहा है, यहां से देखो ध्यानपूर्वक। तो हम अब इन दोनों शब्दों में हमें अपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करना है, यानी कि पोजीशन स्थापित करना है, तो हम कुछ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन ऐसे लगा देंगे, बस पोजीशन हो गया। ठीक है, दोबारा से यस लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बॉयज कॉलेज, यहां पर मान लो बॉयज वर्ड ये हो गया आपका, ठीक है, कॉलेज वर्ड ये हो गया, इन दोनों शब्दों के बीच में हमें पोजीशन बनाना है। तो आप जब ये पहले से ही प्लूरल है तो आप क्या करो, सिर्फ यहां पर अपॉस्ट्रॉफी साइन लगा दो, बस पोजीशन बन गया। ठीक है ना। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जब किसी भी नाउन के अंत में हिसिंग साउंड भी ऐसे होते हैं जो जैसे ऐसे हिसिंग, सा की आवाज बहुत लंबी खींचे, ठीक है, हिसिंग साउंड कोई आए तब वहां पर भी सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन का ही प्रयोग करते हैं, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन का ही प्रयोग किया जाता है, अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करोगे तो प्रयोग करोगे किसका, सिर्फ इसका अपॉस्ट्रॉफी साइन का। किसके साथ, हिसिंग साउंड के साथ, जैसे जेसस सिक, बीनस ब्यूटी, यहां पे रह गया ये कॉमा लग, ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी, जोन्स बैग फॉर गुडनेस। तो
या कॉन्सेंसेक। तो देखो ये जितने भी हिसिंग साउंड हैं उनके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन लगा है, और अपॉस्ट्रॉफी साइन लगाने से ही इन दोनों शब्दों में क्या होता है, संबंध स्थापित हो जाता है, पोजीशन ऑनरशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगला रूल। नेक्स्ट रूल देखो, इसमें देखो खुद ही आप पढ़ करके देख लो, एक एग्जाम्पल प्यारा सा दे रखा है, उसमें जब आप एग्जाम्पल को पढ़ करके देखोगे अपने आप पता लग जाएगा। यहां पर देखिएगा, वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर कॉलेज फॉर पीस सेक। तो जो पीस वर्ड है वो हिसिंग साउंड वाला वर्ड है, और जब ये हिसिंग साउंड वाला वर्ड है तो इसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि किसका प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी साइन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गणेश इडॉल, अब देखिएगा यहां पर अपॉस्ट्रॉफी साइन, यहां पे आप अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर सकते हो आराम से, क्योंकि गणेश वैसे हिसिंग साउंड है तो खाली अपॉस्ट्रॉफी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पांचवा रूल देखो, अब पांचवा, कुछ शब्दों के बाद अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जा सकता है यदि नाउन के अंत में हिसिंग साउंड ना आए। अच्छा, जिसके अंत में हिसिंग साउंड हो उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन, और ऐसे शब्द, ऐसी फ्रेज, ठीक है, जिसके साथ में हिसिंग साउंड ना हो तो हम फिर से अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर सकते हैं। हिसिंग साउंड होने पर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी, हिसिंग साउंड ना होने पर अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होगा। चलो नेक्स्ट प्रयोग, जैसे गॉड सेक, हेवन सेक, मर्सी सेक, ये क्या है, हमारे कुछ फ्रेज हैं, और इन फ्रेज, ऐसी फ्रेज जो हिसिंग साउंड पर जिनका एंड नहीं है, समाप्त नहीं है, तो उनमें अपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके ऑनर से बताओगे। दूसरी चीज, कुछ फ्रेज में अपॉस्ट्रॉफी यस किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता, यस या ना तो यस का प्रयोग किया जाएगा ना ही अपॉस्ट्रॉफी यस, जैसे फॉर फैशन सेक, फॉर ब्रेविटी सेक। ठीक है, नेक्स्ट रूल अगला, रूल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। मैंने तुम्हें बताया था रूल नंबर 7 की कहानी, अच्छी कहानी है, इसलिए समझ लीजिएगा, थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से समझिए इसको। कुछ पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, हमने तुम्हें दो तरीके की टेबल बताई थी, एक पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और कुछ पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और कुछ पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये पजेसिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जितने होंगे उनमें क्या होगा, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन प्लस में, जैसे माई प्लस नाउन इस तरीके से लगा होगा, लेकिन इधर क्या होगा, सिर्फ माइन होगा, यानी कि इसमें किसी भी नाउन का आगे प्रयोग नहीं होगा। तो उन्होंने यही समझाया है कि जितने भी हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से, माइन, हिज, योर्स, हर्स, आवर्स, दियर्स, तो ये जितने भी हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इन सभी पजेसिव प्रोनाउन के साथ हमें जो है ये कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, ना तो अपॉस्ट्रॉफी यस लगाने की जरूरत है और ना ही अपॉस्ट्रॉफी साइन लगाने की जरूरत है। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। चलो, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, सीधे ऐसे लिखेंगे, इसमें ना तो अपॉस्ट्रॉफी साइन और ना ही अपॉस्ट्रॉफी यस, किसी का भी कुछ भी प्रयोग नहीं।